आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंदर एक नया टॉपिक लाए हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम किसे कहते हैं पहले तो हम आपको ये बताएंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। लिखने में इन रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। अब अभी हमने विराम चिन्ह की डेफिनेशन पढ़ी है कि विराम चिन्ह विराम किसे कहते हैं। अब विराम के इसके नाम, चिन्ह के नाम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में आप देख सकते हैं कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है कि भली भांति ठहरना। इसका प्रयोग हम प्रश्नवाचक या विस्मयवर्ती बोधक वाक्यों को छोड़कर से सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, गीता खेलती है, बालक लिखता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा बदन, स्फूर्तिमय काया, मद माते नेत्र, भोली चितवन। इस तरह से आगे है हमारा नेक्स्ट अर्धविराम। अर्धविराम हमारा होता है, अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जहाँ संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता वहाँ अर्थ विराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्थ विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में उनमें पार्थक्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल MA PhD। इसी तरह से आगे भी होता है। अब हमारा आगे आता है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सामान्यतः अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जहाँ एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। इस तरह से मतलब जो भी हमारे शब्द आता है या तो नाम से संबंधित हो, वस्तु से संबंधित हो या किसी और चीजों से संबंधित है तो उसके बीच में हमारा अल्प विराम आता है। जहाँ भाव तिरिक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो, सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। इस तरह से संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो। जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं कविता करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह अस्वस्थ था। इस तरह यह, वह, तब, तो, अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है तो जाओ। बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वास्तव में, मनोबल, सफलता की कुंजी है। इस तरह से अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे मतलब कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है
तो उसमें प्रश्न किस तरह का उसका चिन्ह लगाया जाता है तो वो आपको बताया है। अब इसमें इसका अर्थ है, विभिन्न स्थितियों में इसका अर्थ आता है कि यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या, जैसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके लास्ट में इसका चिन्ह लगाया जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, टिप्पणी। अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मैं यही जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, इस तरह से। आगे है हमारा नेक्स्ट विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का अर्थ है, इसका प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे अरे उत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो, इस तरह से। आगे इसमें आप तो हरिश्चंद्र हैं, हे भगवान दया करो, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, ये सब इसके उदाहरण हैं। आप तो हरिश्चंद्र है, ये तो व्यंग के रूप में हो गया। हे भगवान दया करो, ये विनय के रूप में हो गया। और वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, यानी उपहास किया, इस तरह से। आगे हमारा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरे चिन्ह और दोहरे चिन्ह। उद्धरण चिन्हों के प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होते हैं। पहले किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ा है। जब किसी शब्द की विशिष्टता तथा विलक्षणता सूचित करनी होती है तो उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खाने का अर्थ घर होता है। उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, हल चलाने वाले और भेड़ चढ़ाने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। अब आगे हमारा आता है निर्देशक या रेखिका। इसका भी प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब उससे पहले रेखिका का प्रयोग होता है। तुलसी ने कहा, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, इस तरह से। जैसे सेथा और उदाहरण आदि शब्दों के उदाहरण रेखिका का प्रयोग होता है। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूँ, इस तरह से। आगे है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिए, साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, इस तरह से। जयशंकर प्रसाद ने कहा, जीवन विश्व की संपत्ति है, तो उसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आगे है हमारा अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह का विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है, फलतः इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है, जैसे कामयानी, एक अध्ययन, इस तरह से। आगे है हमारा योजक चिन्ह, योजक विराम चिन्ह। तो सामने बता रखा चिन्हों के बारे में। योजक में निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या आता है, दो विलोम शब्द के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन, यश अपशय, आना जाना, इस तरह से। द्वंद्व समाज के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, इस तरह से। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर, इस तरह से। आगे है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग करना, जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है।
जैसे उन दिनों में जय दयाल हाई स्कूल, अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था, तो अब इंटर कॉलेज जो होते हैं वो कोष्टक में आ जाएगा, इस तरह से। आगे है हमारा संक्षेप चिन्ह का प्रयोग। संक्षेप चिन्ह का प्रयोग, ये इसका अर्थ है किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है। जैसे डॉक्टर के लिए कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पंडित जी के लिए MA, BA, PhD, इस तरह से। आगे हमारा लोप चिन्ह का प्रयोग। लोप चिन्ह वहां आता है जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, जब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नवल किशोर, नवल नागरिया, इस तरह से। अपनी भुजा श्याम भुज, ऊपर श्याम भुजा अपना उस धरिया, इस तरह से। आगे है हमारा प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग। प्रतिशत चिन्ह, प्रतिशत चिन्ह जो 100 होता है, संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है, उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में 25% स्त्रियां हैं, 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां बेच दे, इस तरह से। आगे है हमारा समानता सूचक। समानता सूचक में आएगा हमारा किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणीय विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तप प्लस वन, तपोवन, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, इस तरह से। तो अभी हमने आपको विराम चिन्हों के बारे में बताया कि वो कितने प्रकार के, 15 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह की परिभाषा बताई कि विराम आखिर होता क्या है, और हमने उसके प्रकार बताए 15, और उसके चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है ये बताया।